इस विस्तृत विश्लेषण की शुरुआत हम एशिया के पहाड़ों से करते हैं। इन स्रोतों में एशिया को सबसे ऊपर रखा गया है, जो तार्किक भी है क्योंकि एशिया विशाल है। बिल्कुल, और यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं का पैमाना भी अचंभित करने वाला है। सबसे पहले जिस संरचना का जिक्र है वो हिमालय है, और ये कोई छोटी श्रृंखला नहीं है, बल्कि इसका विस्तार 5 देशों में है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान। हाँ। और इन नोट्स में हिमालय को लेकर परीक्षा के नजरिए से जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हिमालय नवीन वलित पर्वत है, मतलब यंग फोल्ड माउंटेन्स। हाँ, यंग फोल्ड माउंटेन्स का बेहतरीन उदाहरण। अब सवाल यह है कि इन्हें नवीन क्यों कहा जाता है। भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर देखें तो लाखों साल पहले जब इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं तो बीच की जमीन मुड़कर ऊपर उठने लगी। बिल्कुल। और क्योंकि ये प्रक्रिया हाल ही में हुई है और आज भी जारी है, इसलिए ये पर्वत युवा कहलाते हैं। इनकी चोटियां बहुत नुकीली हैं क्योंकि हवा और पानी ने इन्हें पूरी तरह से घिसा नहीं है। इसी का परिणाम है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो पूरी पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु है। ये टेक्टोनिक टकराव वाली बात बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। नोट्स में हिमालय के ठीक बाद एक और अहम श्रृंखला का जिक्र है, काराकोरम। ये भारत, पाकिस्तान और चीन के हिस्सों में फैली है। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है। हाँ, K2, जिसके बारे में जो जानकारी दी गई है वो अक्सर छात्रों को उलझा देती है। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि K2 शायद हिमालय का ही हिस्सा है। देखिए, परीक्षकों का ये सबसे पसंदीदा ट्रैप है और इन स्रोतों में इस पर सही तरीके से जोर दिया गया है। K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, वो काराकोरम श्रृंखला का हिस्सा है, हिमालय का नहीं। परीक्षाओं में इन दोनों में अंतर करने के लिए अक्सर सीधे सवाल आते हैं। बिल्कुल आते हैं। इसके अलावा अगर हम एशिया के नक्शे पर थोड़ा पश्चिम की तरफ बढ़ें तो हमारे स्रोतों में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का उल्लेख मिलता है, जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। सही कहा। और इन नोट्स में रेखांकित किया गया है कि हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी का नाम तिरिचमीर है। ये नाम आपको अक्सर सुमेलित करने वाले यानी मैच द फॉलोइंग सवालों में उलझाने के लिए दिया जाता है। मध्य एशिया के भूगोल को समझने के लिए एक और श्रृंखला का बहुत विस्तार से जिक्र है, तियान शान पर्वत श्रृंखला। ये मुख्य रूप से चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करती है। और तियान शान का ये भौगोलिक विस्तार मध्य एशिया की जलवायु को नियंत्रित करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी ज़ेंगिश चोकुसु है, जिसका नाम कठिन स्तर के प्रश्नों में आता है। इसके साथ ही इस खंड में 2 और पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पहली अल्ताई पर्वत है, जो रूस, मंगोलिया, चीन और कजाकिस्तान की सीमाओं पर है। और दूसरी ज़ाग्रोस पर्वत श्रृंखला, जो ईरान और इराक में स्थित है। ज़ाग्रोस मध्य पूर्व के भूगोल और वहां के तेल भंडारों के वितरण को समझने की कुंजी है। अब इन नोट्स के अगले हिस्से में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। यहाँ एक PYQ अलर्ट है, मतलब पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की एक स्पष्ट चेतावनी। हाँ, एक विशेष पर्वत श्रृंखला जो लगभग हर दूसरे साल परीक्षाओं में पूछी जाती है, यूराल पर्वत। इसका विस्तार रूस और कजाकिस्तान में दिखाया गया है। हमारे सामने मौजूद इन स्रोतों में यूराल पर्वत को हाई यील्ड फैक्ट्स की श्रेणी में रखा गया है। इसकी वजह बहुत गहरी है। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच की एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। ये कोई कृत्रिम रेखा नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रकृति ने खुद एक विशाल भूभाग को 2 अलग-अलग महाद्वीपों में बांटने के लिए इसका निर्माण किया है। इसीलिए परीक्षक बार बार यूराल पर्वत पर सवाल पूछते हैं। यह तथ्य हर उम्मीदवार को कंठस्थ होना चाहिए कि यूराल पर्वत ही वो रेखा है जहां एशिया खत्म होता है और यूरोप शुरू होता है। एकदम सही। यूराल पर्वत की तरह ही अगर हम भूमध्य सागर को पार करें तो परिदृश्य बदल जाता है। हमारे नोट्स का अगला अध्याय अफ्रीका और यूरोप के पहाड़ों पर है। अफ्रीका में प्रवेश करते ही उत्तरी अफ्रीका के संदर्भ में एटलस पर्वत का नाम उभरता है, जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला है। हाँ। देखिए, एटलस पर्वत सिर्फ एक श्रृंखला नहीं है, ये सहारा रेगिस्तान और भूमध्य सागर की नमी के बीच एक बहुत बड़ा अवरोध है। परीक्षा में सीधा सवाल आता है कि एटलस पर्वत अफ्रीका के किस हिस्से में है, और उत्तर है उत्तरी अफ्रीका। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस महाद्वीप में दक्षिण की ओर जाएं, तो दक्षिण अफ्रीका और लिसोथो में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला मिलती है। और मध्य अफ्रीका में रवेंजोरी पर्वत है, युगांडा और DR कांगो की सीमा पर। पूर्व की ओर इथियोपियन हाईलैंड्स हैं, जो अपनी ऊंचाई के कारण अफ्रीका के गर्म महाद्वीप में भी ठंडी जलवायु का क्षेत्र बनाते हैं, जो कॉफी की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
लेकिन इन स्रोतों में एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि जब अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की बात आती है तो उसका संबंध एटलस या ड्रेकेंसबर्ग से नहीं है। यही वो जगह है जहां भूगोल सबसे दिलचस्प रूप में सामने आता है। तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किसी लंबी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये एक स्वतंत्र अकेला खाला ज्वालामुखी पर्वत है, एक फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। इसलिए जब भी सवाल आए कि अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो बिना संदेह उत्तर तंजानिया का माउंट किलिमंजारो होना चाहिए। किलिमंजारो का ये तथ्य वाकई ध्यान खींचने वाला है। चलिए अब यूरोप का रुख करते हैं। यूरोप के पहाड़ों का पूरा खंड आल्प्स पर्वत श्रृंखला के इर्द गिर्द गुना गया है, जो 8 देशों से होकर गुजरता है। बिल्कुल। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, लिक्टेनस्टीन और मोनाको। और ये आल्प्स श्रृंखला यूरोप के मौसम, वहां के शीतकालीन पर्यटन और संस्कृति को प्रभावित करती है। एग्जामिनर्स अक्सर इन 8 देशों में से 3 सही और 1 गलत विकल्प देकर सवाल पूछते हैं। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी मॉन्ट ब्लांक है, जो फ्रांस और इटली की सीमा के पास है। लेकिन हमारे इन स्रोतों में यूरोप की कई अन्य महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं का भी तेजी से विवरण है। हाँ, नोट्स में स्पेन, फ्रांस और अंडोरा की सीमा पर स्थित पायरेनीज पर्वत का जिक्र है, जो इबेरियन प्रायद्वीप को बाकी यूरोप से अलग करता है। पूर्वी यूरोप में कार्पेथियन पर्वत हैं, जो रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन और हंगरी में फैले हैं। और इसी सूची में एपेनिन्स पर्वत हैं, जो पूरे इटली के बीचों बीच से रीढ़ की हड्डी की तरह गुजरते हैं। उत्तर में नॉर्वे और स्वीडन में स्कैंडिनेवियाई पर्वत हैं और दक्षिण पूर्व में बुल्गारिया तथा सर्बिया में बाल्कन पर्वत हैं। बाल्कन पर्वतों का तो आधुनिक यूरोप के निर्माण में गहरा ऐतिहासिक महत्व रहा है। बिल्कुल रहा है। इन सभी शानदार श्रृंखलाओं को देखने के बाद छात्र ये अनुमान लगा सकते हैं कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक ही होगी। लेकिन नोट्स में यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रिक दिया गया है। और यहीं पर छात्र सबसे बड़ी गलती करते हैं। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी आल्प्स में है ही नहीं। यह रूस में स्थित माउंट एल्ब्रुस है। हाँ, माउंट एल्ब्रुस, जो काकेशस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अक्सर परीक्षा के दबाव में छात्र यूरोप शब्द सुनते ही माउंट ब्लैंक को सही मान लेते हैं। ये अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए कि यूरोप का सर्वोच्च शिखर रूस में स्थित माउंट एल्ब्रुस है। यह ट्रिक यकीनन कई उम्मीदवारों के अंक बचा सकती है। अब हमारा विश्लेषण अटलांटिक महासागर पार कराकर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका ले जाता है। उत्तरी अमेरिका के खंड में मुख्य रूप से 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की तुलना की गई है। पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में अपलाचियन पर्वत, जो यूएसए और कनाडा में फैले हैं। इन दोनों की तुलना इन नोट्स का एक की कॉन्सेप्ट है। रॉकी पर्वत नवीन वलित पर्वत हैं। हिमालय की तरह इनका निर्माण भी टेक्टोनिक प्लेट्स के हालिया टकराव से हुआ है, इसलिए इनकी चोटियां नुकीली हैं। इसके विपरीत अपलाशियन पर्वत पुराने वलित पर्वत यानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये इतने पुराने हैं कि करोड़ों सालों तक हवा और बर्फ की मार ने इनकी चोटियों को घिसकर गोल कर दिया है। इसीलिए आज इनकी ऊंचाई काफी कम हो गई है। भूवैज्ञानिक समय का ये प्रभाव अद्भुत है। इसके अलावा इन दस्तावेजों में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे कुछ और श्रृंखलाओं का वर्णन है। सियरा नेवादा, जो यूएसए में है, कैस्केड रेंज, जो यूएसए और कनाडा दोनों में है, और सबसे उत्तर में अलास्का रेंज, जो यूएसए के अलास्का राज्य में स्थित है। जब परीक्षा में पूछा जाता है कि पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमारा ध्यान अलास्का रेंज की तरफ जाना चाहिए। इसी रेंज में डेनाली नामक चोटी स्थित है। यही पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा बिंदु है। और छात्रों को याद रखना चाहिए कि डेनाली को पहले माउंट मैकिनले के नाम से जाना जाता था। अब इसका आधिकारिक नाम डेनाली ही वापस बहाल कर दिया गया है। उत्तरी अमेरिका की इन ऊंचाइयों को समझने के बाद हमारा फोकस दक्षिणी अमेरिका की ओर शिफ्ट होता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की विशालता हैरान करने वाली है। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो 7 देशों को कवर करती है। हाँ, वेनेजुएला से शुरू होकर कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना तक। इस विशाल दीवार का जलवायु पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि इसके एक तरफ घने वर्षावन हैं और दूसरी तरफ अटाकामा जैसा सबसे सूखा रेगिस्तान बन गया है, जिसे वृष्टि छाया प्रभाव या रेन शैडो कहते हैं। एकदम सही। चूंकि ये श्रृंखला इतनी लंबी है, तो अनुमान ये कहता है
कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी इसके बीचों बीच पेरू या चिली के आसपास होनी चाहिए। लेकिन भूगोल सामान्य अनुमानों को चुनौती देता है। ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकोनकागुआ है, जो मध्य में नहीं बल्कि अर्जेंटीना की सीमा के भीतर आती है। परीक्षक इस भ्रांति का फायदा उठाते हैं, इसलिए याद रखना महत्वपूर्ण है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु अर्जेंटीना में स्थित अकोनकागुआ है। अब हम इन स्रोतों के बिल्कुल अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका जो पूरी तरह से बर्फ के साम्राज्य में तब्दील हो चुका है, वहां के लिए ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत का जिक्र किया गया है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत अंटार्कटिका महाद्वीप को पूर्वी और पश्चिमी अंटार्कटिका में बांटता है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये दुनिया की बाकी श्रृंखलाओं की तरह दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादरों यानी आइस शीट्स के नीचे दबा हुआ है। केवल सबसे ऊंची चोटियां ही नजर आती हैं, और इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मासीफ है। यहाँ मासिफ शब्द का अर्थ पर्वतों के एक ठोस समूह से है जो स्वतंत्र खड़ा होता है। बिल्कुल। अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर स्रोत हमें ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं। यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर सबसे ज्यादा सामग्री उपलब्ध है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ चलती है। इसका विभाजनकारी प्रभाव ये है कि ये प्रशांत महासागर से आने वाली नमी को पूर्वी तट पर ही रोककर बारिश करवा देती है। नतीजा ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया का अंदरूनी हिस्सा सूखे रेगिस्तान में बदल जाता है। और इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉसियस्को है। इन नोट्स का ये विश्लेषण वाकई शानदार रहा। अब समय है इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से का, एक रैपिड रिवीजन समरी। स्रोतों में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हमने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं, उन्हें एक बार तेजी से बुलेट पॉइंट्स में दोहरा लेते हैं। ये रिवीजन परीक्षा हॉल में सबसे ज्यादा काम आता है। तो ये रहे सबसे महत्वपूर्ण और हाई यील्ड बुलेट पॉइंट्स। पहला, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। दूसरा, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तीसरा, यूरोप और एशिया के बीच की प्राकृतिक भूवैज्ञानिक सीमा यूराल पर्वत है। चौथा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। पांचवा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी डेनाली है। और छठा, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकोनकागुआ है।